पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वो था। अब इंटीग्रेशन दो तरह से बच्चों हो सकता है, डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। जब अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हम इस तरह से करें एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू मान लीजिए एक्स के टर्म्स में ही आएगी एफ एक्स प्लस सी। तो सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, सी की कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है और सी की अलग अलग वैल्यू के लिए हम जो डिफरेंशिएशन में जो काम करते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए बोला डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4, तो इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 0 मतलब कि 3x स्क्वायर। इसी तरह से डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 100, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 100 का तो 0 होगा और 3x स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस पाई मान लीजिए, तो इसका भी वही होगा 3x स्क्वायर क्योंकि पाई का 0 है। तो आप देखिए तीनों में ये अलग अलग नंबर्स हैं लेकिन सबकी वैल्यू सेम है। तो इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, उसको एंटी डेरिवेटिव भी इसीलिए कहा जाता है। तो इसका ये मतलब है कि तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करने पे हमको इसको इंटीग्रेट करने पे हमें ये मिलेगा, ठीक है, ये हिस्सा तो मिलेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ओरिजिनल फंक्शन में 4 था कि -100 था कि -5 था, इसलिए हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो c की वैल्यू डेफिनेट नहीं है कि हमको पता नहीं c की कौन सी वैल्यू रही होगी जो डिफरेंशिएशन में 0 हो गई, इसीलिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो इसकी वैल्यू डेफिनेट ना होने की वजह से इस तरह के इंटीग्रल को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। और दूसरा क्या होता है, तो अभी हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और डेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या होता है कि कोई भी फंक्शन है वो जिस दो इंटरवल के बीच में, जैसे मान लीजिए a to b, दो इंटरवल के इसकी जो वैल्यू आती है इन दो इंटरवल्स के बीच निकाली जाती है, तो वहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहता, वहाँ पे इन वैल्यूज को हम रख के सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं, वहाँ से वेरिएबल हट जाता है, वो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, निश्चित समाकलन। और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स यानी अनिश्चित समाकलन होता है जहाँ पे हम ये कांस्टेंट यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट है कि अगर किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करके फिर से डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो वो हमें फिर से वो फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। और इसी तरह से किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके फिर से इंटीग्रेट कर दें तब भी वो फंक्शन हमको मिल जाएगा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। लेकिन इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट वहाँ पे लगाना पड़ता। क्यों लगाना पड़ता मैं अभी बता चुकी हूँ, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए यहाँ पे इसको लगाना पड़ता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि ऐसे दो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, अगर उनके डिफरेंशिएशन इक्वल हैं तो वो एक ही फैमिली को बिलोंग करें। एक ही फैमिली का ये मतलब है कि सेम वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया है, तो क्योंकि c की वैल्यू हमको नहीं पता, जैसे हम ये कह सकते हैं यहाँ पे आप देखिए, इसको हम सेम फैमिली बोलेंगे क्योंकि इनका ये वाला वेरिएबल वाला पोर्शन सेम है लेकिन ये अलग अलग है, सबका डिफरेंशिएशन सेम आ रहा है, तो ये जो फंक्शन इसको कहते हैं सेम फैमिली। तो यहाँ पे भी क्या है कि दो इंडेफिनेट इंटीग्रल अगर हैं, उनके डिफरेंशिएशन अगर इक्वल आ रहे हैं तो वो सब एक ही कर्व की, वो जो फंक्शन या कर्व के एक ही फैमिली को वो बिलोंग करेंगे, और इस तरह से हम उनको इक्विवेलेंट या समतुल्य मान सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए बच्चों ये सब आप डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं, ये सब प्रॉपर्टीज मुझको लग रहा है मैंने बताई होंगी आपको डिफरेंशिएशन में भी। ये देखिए एफ एक्स प्लस जी एक्स का अगर दो फंक्शन को ऐड करके तब उनको इंटीग्रेट करें तो उसको हम तोड़ लेते हैं कि हम एफ एक्स को अलग इंटीग्रेट करें और जी एक्स को हम अलग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई कांस्टेंट है, अच्छा थर्ड प्रॉपर्टी का जैसे मैंने एग्जांपल ले रही हूँ, ये प्रॉपर्टी 3 है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई।
फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी में अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है तो इंटीग्रेट करने के पहले हम कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में भी यूज करी है। जैसे कि इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए हमको निकालना है 4 sin x dx, इंटीग्रेट करेंगे, ये dx लिखना जरूरी है, सिंबल जरूरी है। तो 4 यहाँ पे क्या कांस्टेंट की, तो 4 को हम लोग ऐसे करके तो हम sin x dx निकालेंगे और sin x का जो भी इंटीग्रेशन होगा वो वैल्यू इससे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो sin x का क्या होता है माइनस cos x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -4 cos x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। इसके बाद अगर ये इस तरह के देखिए थर्ड और फोर्थ को इनको हम जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब कि कई फंक्शंस हमारे पास है तो दोनों को मर्ज कर दीजिए। एक मर्ज करने का मतलब है कि दो फंक्शंस को, दो या दो से अधिक को ऐड करके तब डिफरेंशिएशन निकालें, उनको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ कर डिफरेंशिएट करें और कांस्टेंट को अलग कर लें। तो देखिए जनरलाइज कैसे किया है, k1 f1x, k2 f2x, kn fnx। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हर एक में तो हम हर एक को इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे और यहाँ से कांस्टेंट k1 इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस k2 इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx, और इसी तरह हम ब्रेक कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, जो कि इसको निरीक्षण विधि या इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। एक तो मैंने आपको पूरी फॉर्मूले की लिस्ट बताई है, और इंस्पेक्शन मेथड से हम कैसे प्रति अवकलज क्या होता है एंटी डेरिवेटिव, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं समाकलन या इंटीग्रेशन कहते हैं। तो जैसे cos 2x का हमको प्रति एंटी डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको ये पता है कि sin 2x का, अब हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए कि जिसका डेरिवेटिव, जिसको डिफरेंशिएट करने पे cos 2x आ रहा है। तो ये तो हमें पता है कि sin 2x से ही cos 2x मिलेगा, लेकिन जब हम sin 2x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 आगे आ जाता है चेन रूल से। 2x का भी डिफरेंशिएशन होता है तो 2 into cos 2x आ गया। तो इससे ddx ऑफ sin 2x है 2 cos 2x, इससे cos 2x क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आकर डिवीजन में आ जाएगा कि 1/2 ddx ऑफ sin 2x है, हो जाएगा ये cos 2x की वैल्यू। अब अभी जो मैंने कांस्टेंट्स वाली प्रॉपर्टी बताई वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों लगती कि 2 को चाहे हम यहाँ लगाएं या 2 को हम यहाँ लगाएं, तो हमने इस 2 को इस फंक्शन sin 2x के आगे लिख दिया है। तो ddx ऑफ 1/2 sin x, ये किसकी वैल्यू आई है, मतलब कि 1/2 sin 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका हमें क्या मिलेगा आंसर, cos 2x, या कह सकते हैं cos 2x का इंटीग्रेशन 1/2 sin 2x है, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखिए, जैसे एक हमें इसमें इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है 3x² प्लस 4x³ का। तो आप ये देख लीजिए कि सिर्फ अगर x³ की हम बात करें तो x³, ये तो देखने से ही हम समझ में आ रहा है कि अगर हम x³ को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें 3x² मिलता है, और x4 को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको 4x³ मिलता है। इसलिए इसका एंटी डेरिवेटिव की, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x³ प्लस x4। प्लस साइन क्यों लगा, तो यहाँ भी प्लस साइन है, ठीक है। मतलब इसको आपको कॉमन सेंस से करना है कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कि डिफरेंशिएट होकर 3x² बनता है। तो आप देखिए वो x³ है। इसी तरह से x⁴ डिफरेंशिएट करने पे 4x³ बनता है। तो इसका ये मतलब है कि इसका एंटी डेरिवेटिव या प्रति अवकलज ये है। अब log x को देखिए, हमको 1/x का निकालना है, ठीक है। तो 1/x के लिए हम जानते हैं कि 1/x log x का डेरिवेटिव होता है। log x को डिफरेंशिएट करें तो 1/x आता है, और ये कब आता है, जब x पॉजिटिव हो, और अगर x नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो log ऑफ -x लेते हैं। log ऑफ -x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x, ठीक है, ये हो जाएगा, और ये -1, -x का भी तो होगा, ये -x का -1। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम दोनों को जॉइंट कर दें, एक साथ देख लो, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम mod ऑफ x लें
चाहे x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें उसकी वैल्यू क्या मिलती है हमेशा, आपने देख लिया log ऑफ माइनस एक्स से भी 1/x मिला और log ऑफ प्लस एक्स से भी 1/x ही मिला, चाहे x लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब हो है कि मॉड log x का मॉड लेके फिर उसका वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव फिर उस पर log लगाएं तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x आता है। तो हम कह सकते हैं कि 1/x का एंटी डेरिवेटिव log ऑफ मॉड x है, एंटी डेरिवेटिव बोले या उसका इंटीग्रेशन। अब इसके बाद बच्चों ये तो आप ये किस मेथड से हम लोगों ने किया, इसको कहते हैं निरीक्षण विधि या इंस्पेक्शन मेथड। अब हम लोग कुछ फंक्शंस के इंटीग्रेशन सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला है ये आपका देखिए फर्स्ट है x³ - 1/x² dx। तो क्या करेंगे, तोड़ लेंगे x³ dx, जो प्रॉपर्टीज यूज करी माइनस साइन बाहर कर लिया 1/x² dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x³ क्या हो जाएगा, x dx माइनस x⁻ - 2 dx। ये हो गया। अब इसके बाद x का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता होगा बच्चों, x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या है, 1/n+1 x⁻n+1। x की जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करके उस x पे वही पावर लगाना, एक बढ़ा के उसी से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2, सो 1/2x² माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल नहीं होगा ये, x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस c तो लगेगा ही, तो 1/2x² माइनस, और ये देखिए -2 + 1 क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया, तो ये माइनस मिलके प्लस x⁻² + 1 दैट इज -1 प्लस c। तो क्या हो जाएगा, 1/2x² + 1/x + c। ओके।